राघव दास हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर केरल में हैं। भारत के पत्तनकोट परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने की दिशा में प्रधानमंत्री कोच्चि में आज 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक, CSL के इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी और पुथुवाइपिन कोच्चि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के LPG आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं भारत के पत्तनकोट परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने और इसका क्षमता निर्माण करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इन 3 परियोजनाओं के चालू होने से देश के जहाज निर्माण और मरम्मत क्षमताओं के साथ साथ अनुषंगी उद्योगों सहित ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजनाएं निर्यात आयात व्यापार को बढ़ावा देगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम करेंगी, आर्थिक विकास को गति देंगी, आत्मनिर्भरता का निर्माण करेंगी तथा अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवसरों का सृजन करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह केरल के गुरुवायूर मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के शक्ति केंद्र के प्रमुखों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का 2 सप्ताह के भीतर केरल का ये दूसरा दौरा है। हाल के महीनों में पीएम मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को केरल पहुंचने पर कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। कोच्चि में रोड शो में जनता ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। रोड शो के दौरान हजारों समर्थकों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा कॉलेज मैदान से एर्नाकुलम के सरकारी गेस्ट हाउस तक 1 किलोमीटर की दूरी तय की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। उनके 3 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मेघालय के स्वतंत्रता सेनानियों की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिलांग स्थित राजभवन में वृक्षारोपण भी करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम के तारालांगसो दीफू में कार्बी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान में टोंक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति टोंक में वनस्थली विद्यापीठ के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अपनी 1 दिवसीय राजस्थान यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर के राजभवन का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। देश में कुल 1625 बहुराज्यीय सहकारी समितियां पंजीकृत हैं और इनसे करोड़ों सदस्य जुड़े हुए हैं। नए भवन से केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर युगांडा की राजधानी कंपाला में नैम शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है जो अपने आप में अनोखा और अद्भुत है। श्री राम भजन से जुड़ा ये श्लोक लता मंगेशकर की आवाज में है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जैसा कि देश बड़े उत्साह के साथ 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, जिन लोगों की कमी खलेगी उनमें से एक हमारी प्यारी लता दीदी हैं। पीएम ने लिखा कि लता दीदी के परिवार ने उन्हें बताया कि यह आखिरी श्लोक था जिसे लता जी ने रिकॉर्ड किया था। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मंगलवार से शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा पूर्व अनुष्ठान के रूप में कल प्रथम दिन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के ये अनुष्ठान और कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेंगे।
श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का दूसरा दिन है। आज से राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान किया जाएगा। आज रामलला की मूर्ति परिसर में प्रवेश करेगी और मूर्ति को परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। फिर मंदिर परिसर में बने यज्ञ मंडप में अनुष्ठान शुरू होंगे। कल पहले दिन प्रायश्चित पूजा के दौरान रामलला से क्षमा मांगी गई। ये क्षमा मूर्ति बनाने के दौरान छेनी, हथौड़ी या किसी भी वजह से उन्हें जो चोट लगी होगी उसके लिए मांगी जाती है। इसके बाद कर्मकुटी पूजन की प्रक्रिया हुई। इस पूजन के बाद ही मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मूर्ति निर्माण स्थल की पूजा हुई। मूर्ति का शुद्धिकरण करते हुए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, जो 22 जनवरी को खोली जाएगी। खड़ी प्रतिमा में रामलला को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। 150 किलो से 200 किलो के बीच में मूर्ति का वजन है। कल 18 तारीख को गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को नया रंग रूप देने की बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। नगर निगम ने शहर में आने वाले लोगों के आतिथ्य के लिए धर्मपथ पर विशेष दुकानें बनाई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले ने राम की भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है। भदोही जिले के जोरई के खावाबिर गांव के ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि जब अयोध्या मंदिर बनेगा तब गांव के मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश उत्सव पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनका जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान जन भागीदारी 15 करोड़ के पार हो गई है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 9,350 शहरी क्षेत्रों और 2,18,345 ग्राम पंचायतों तक आईसी वैन पहुंच चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश प्रदेश में अंत्योदय के सपने को पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया के पकहा गांव में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची तो कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग स्वागत करने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई गई। साथ ही लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे बिहार में जोर शोर से जारी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, लोग इसका उत्साहपूर्वक स्वागत कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुंगेर के असरगंज प्रखंड के रहमतपुर और सजुआ पंचायत पहुंची, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने रथ का स्वागत किया। इस अवसर पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं नवादा के मिस्कौर प्रखंड के अखरी गांव में संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। लोगों को 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया गया। नाबार्ड द्वारा ड्रोन से छिड़काव का प्रदर्शन भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में जारी है। पुंछ, सांबा, राजौरी और रियासी की पंचायतों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जोरदार स्वागत किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एमजीआर को उनकी जयंती पर याद किया है। उन्होंने लिखा कि महान एमजीआर को उनकी जयंती पर हम याद करते हैं और उनके जीवन का जश्न मनाते हैं। वह तमिल सिनेमा के सच्चे प्रतीक और दूरदर्शी नेता थे। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान शीतलहर जारी रह सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में सबसे कम न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने से बहुत घना कोहरा जारी रहने की आशंका व्यक्त की है।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश में रात तथा सुबह कुछ घंटों के लिए घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। दिल्ली में कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण आईजीआई हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट देरी से चल रही हैं और कुछ फ्लाइट रद्द हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज भी उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आज ओलावृष्टि की संभावना है। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में पीएलआई ऑटो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। पीएलआई ऑटो कॉन्क्लेव में उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी, मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि देश का हर सेक्टर मजबूती के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करे और ऐसे में ऑटो सेक्टर को और आगे बढ़ना होगा। कॉन्क्लेव में योजना के तहत अनुमोदित आवेदकों, भारी उद्योग मंत्रालय, आईएफसीआई मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों, एआरएआई, एनएटीआरएएक्स तथा एसआईएएम, एसीएमए जैसे ऑटोमोबाइल संघों की भागीदारी देखने को मिली। उद्योग मंत्रालय ने क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देने की कड़ी में केंद्र सरकार ने ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपयों की पीएलआई स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ाया है। कार्लसबर्ग और बडवाइजर सहित कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत अर्थव्यवस्था तथा एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत बना रहा है। बयान के अनुसार विश्व आर्थिक मंच में भारत की मौजूदगी 4 अलग-अलग केंद्रों पर विशेष रूप से चिन्हित की गई है। ये स्थान प्रत्येक वैश्विक निवेशकों के लिए भारत में अवसर और इसकी विकास गाथा को प्रदर्शित कर रहे हैं। औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्र के लिए गैस बनाने वाली आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने महाराष्ट्र में राज्य का पहला हरित अमोनिया संयंत्र लगाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स कंपनी ने एक बयान में कहा कि परियोजना 3 से 5 साल में चालू होगी। इस संयंत्र में $3 अरब का निवेश होगा और इसकी क्षमता 5 लाख MTPA होगी। एयर कंडीशनर कंपनी ईपैक ड्यूरेबल का 640 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 19 जनवरी को खुलेगा। कंपनी ने इसका मूल्य दायरा 218 से 230 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ में 400 करोड़ रुपए के नए शेयरों की बिक्री होगी। इसमें प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूहों के सदस्यों और मौजूदा शेयरधारकों की 240 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश शामिल है। इस सामूहिक रूप से 1.3 करोड़ शेयर बेच रहे हैं।
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से अयोध्या समेत 3 शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत की आर्थिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश से हवाई संपर्क 2014 के बाद से बहुत बेहतर हुआ है। लाल सागर में संकट पैदा होने से समुद्री मार्ग से माल ढुलाई की दरें 600% तक बढ़ गई हैं, जिससे विश्व व्यापार को नुकसान होगा। भारतीय निर्यातकों ने यह आशंका जताते हुए कहा है कि सरकार को वैश्विक स्तर की अपनी खुद की शिपिंग लाइन शुरू करनी चाहिए। भारतीय निर्यातकों के संगठन फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में माल ढुलाई वृद्धि के मुद्दे को उठाया। दिल्ली के विकास और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ने थोक मंडियों के विकास के लिए 544.80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़ी जांच के सिलसिले में एक कोयला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत संशोधित कोष प्रवाह प्रक्रिया के लिए ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के शेयर में सूचीबद्धता के दौरान करीब 30% की बढ़ोतरी हुई। शेयर ने बीएसई पर 444.8 रुपए के उच्चतम स्तर और 370 रुपए के निचले स्तर को छुआ। ज्योति सीएनसी का आईपीओ कैलेंडर वर्ष 2024 का पहला आईपीओ है, जिसे 38.5 गुना आवेदन मिले थे। नए शेयरों की बिक्री के जरिए कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए जुटाए। रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर मिसाइल हमला किया है। खार्किव के एक आवासीय परिसर में हुए हमले में 17 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि मिसाइलों में से एक ने 3 मंजिला इमारत पर हमला किया। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में स्थित खार्किव को रूसी सेना ने लगातार निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गजा में सलाह अल दिन रोड के नीचे हमास की सुरंगें दिखाई दे रही है। फुटेज का एक हिस्सा सुरंग से गुजरते और भूमिगत संरचनाओं के चारों ओर घूमते एक सैनिक पर लगे बॉडी कैम द्वारा कैप्चर किया गया है। वीडियो में एक कमांडिंग ऑफिसर का बयान भी दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यहां जो देख रहे हैं वह 15 मीटर गहरी सुरंग शाफ्ट है। आपराधिक संगठनों से निपटने के अपने प्रयासों के तहत इक्वाडोर के सशस्त्र बलों ने देश के जलमार्गों पर गश्त शुरू कर दी है। ग्वायाक्विल की खाड़ी में नौसेना अधिकारियों ने मंगलवार को बंदरगाहों के पास नौकायान कर रहे वाणिज्यिक जहाजों और मछुआरों पर नजर रखी। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य लड़कियां घायल हो गईं। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। ईरानी मीडिया के अनुसार इन ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। ईरान का दावा है कि यह हमला उनके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने पाकिस्तान में बलूच आतंकी समूह जैश अल अदल पर मिसाइल और ड्रोन से किया है। फ्रांस और कतर ने इजराइल हमास के बीच बड़ा समझौता कराया है। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्र में नागरिकों के लिए मानवीय सहायता के बदले में गजा में लगभग 45 इजरायली बंधकों के लिए दवाओं की डिलीवरी की अनुमति दी गई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौते में गजा पट्टी में सबसे अधिक प्रभावित और कमजोर क्षेत्रों में नागरिकों को अन्य मानवीय सहायता के साथ साथ दवा भी पहुंचाई जाएगी। कनाडा के कुछ हिस्सों में ध्रुवीय भंवर के बाद रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कनाडा के अल्बर्टा में अंडे, नूडल्स और गर्म पानी जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं पूरी तरह से जमे हुए दिखाई दिए। इससे पहले पश्चिम कनाडा के प्रमुख हवाई अड्डे वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बर्फीले तूफान और कम तापमान के मद्देनजर 18 उड़ानें रद्द कर दी थीं और 40 में देरी हुई। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी।
गौरतलब है कि भारत ने इस सीरीज के पहले 2 मुकाबले अपने नाम करने में सफलता पाई है। अब आज का मैच जीतकर टीम इंडिया 3-0 से सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अफगानिस्तान के खिलाफ का मुकाबला विराट कोहली के लिए भी अहम होगा। कोहली T20 करियर में अपने 12,000 रन पूरे कर सकते हैं। इस मैच में 6 रन बनाते ही वे T20 में 12,000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अपने आखिरी पूल मैच में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत के लिए उदिता दुहान ने 2 गोल दागे, जबकि दीपिका सलीमा टेटे और नवनीत कौर ने 1-1 गोल किए। टीम इंडिया पूल बी में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रही। गुरुवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पूल ए में शीर्ष पर रहने वाली जर्मनी से होगा। वहीं अमेरिका की टीम जापान के खिलाफ खेलेगी। इनमें से शीर्ष 3 टीमें पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी। दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन के शुरुआती दौर के मुकाबले जारी हैं। आज भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत पुरुष एकल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं प्रतियोगिता के महिला एकल के शुरुआती मैच में आर्कशी कश्यप पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, तो वहीं हाल ही में मलेशिया ओपन में दूसरे स्थान पर रही चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पहले दौर की बाधा पार करने कोर्ट पर उतरेगी। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मंगलवार को खेले गए मैच में भारत के HS प्रणॉय ने जीत के साथ शुरुआत की। पहले दौर के मैच में प्रणॉय ने चीनी ताइपे के चाओ तिएन चेन को 21-6, 21-19 से मात दी। वहीं लक्ष्य सेन को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य को हमवतन प्रियांशु राजावत के खिलाफ 21-16, 16-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। FA कप के तीसरे दौर के रिप्ले मैच में वॉल्वरहैम्पटन वंडरर्स ने ब्रैंटफोर्ड को 3-2 से हरा दिया। 36वें मिनट में नेल्सन समेडो ने वंडरर्स के लिए पहला गोल दागकर स्कोर बराबरी पर ला दिया। वंडरर्स की ओर से अन्य 2 गोल 72वें और मैच के अंत में मिले। FA कप के तीसरे दौर के रिप्ले के एक अन्य मुकाबले में ब्रिस्टल सिटी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। इस मैच में एकमात्र गोल मैच शुरू होने के 3 मिनट में हुआ, जब ब्रिस्टल सिटी के कॉनवे ने गेंद को वेस्ट हैम यूनाइटेड की गोल पोस्ट में डाल दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के 6वीं रैंकिंग वाली ओन्स जबेउर को हार का मुंह देखना पड़ा। जबेउर को रूस की मीरा अंड्रीवा ने 6-0, 6-2 के आसान अंतर से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेले गए मुकाबलों में महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीय ईगा श्वानतेक ने दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले दौर के मुकाबले में ईगा ने अमेरिका की सोफिया केनिन को मात दी। वहीं तीसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना ने भी दूसरे दौर में जगह बनाने में सफलता पाई। पहले दौर के मुकाबले में रायबाकिना ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना को शिकस्त दी। राजनीति पर आधारित लोकप्रिय वेब शो महारानी 3 का टीजर जारी कर दिया गया है। निर्देशक राजकुमार हिरानी बुजुर्गों के लिए फिल्म डंकी का विशेष स्क्रीनिंग कराने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हिरानी टाटा गुडफेलो संगठन के सहयोग से फिल्म की स्क्रीनिंग की योजना बना रहे हैं।
तेजा सज्जा स्टारर फिल्म हनुमान का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के महज 4 दिनों के भीतर ही कुल 68.60 करोड़ का कारोबार कर लिया गया है। मशहूर सेलिब्रिटी टॉक शो कॉफी विद करण सीजन 8 अब अपने अंतिम चरण की ओर है। हाल ही में करण जौहर ने एक पोस्ट साझा कर शो की समाप्ति की जानकारी दी है। करण ने पोस्ट में लिखा कि इस सीजन का अंतिम एपिसोड कॉफी अवार्ड्स से होगा। इस साल गुजरात के गांधीनगर में 27 और 28 जनवरी को प्रतिष्ठित फिल्म फेयर अवार्ड्स के 69वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। गुजरात टूरिज्म के सहयोग से 2 दिनों तक चलने वाले समारोह में करण जौहर और आयुष्मान खुराना बतौर होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आंख मिचोली के खिलाफ जारी उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें फिल्म पर दिव्यांगजनों के अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई थी। विद्युत जामवाल और नोरा फतेही की आगामी फिल्म क्रेग जीतेगा तो जिएगा का पहला गाना दिल झूम रिलीज कर दिया गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।